सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। भारत की मुस्लिम दुश्मनी और मोदी का जंगी जुनून अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारतीय मुसलमानों की शान से भी तंग की जा रही है। इंतहा पसंद जुनूनी हिंदुओं ने कई रियासतों में मुसलमानों के सैकड़ों घर और दुकानें जला दी हैं। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन की बेदखली के बाद अब कश्मीरियों को कश्मीर से बेदखल करने का भारतीय मंसूबा भी बेनकाब हो चुका है। ये भारत में बसने वाली वो खातून है जिसको 41 साल हो चुके हैं पाकिस्तान से ही जा चुकी है और वहाँ पर बस चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ पुलवामा में अटैक हुआ उसकी सज़ा वहाँ रहने वाले मुसलमानों को हो रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि भारत का बाशऊर तबका भी मोदी सरकार पर उंगलियां उठा रहा है। बीबीसी की तहकीकाती रिपोर्ट ने तो इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा ही फोड़ दिया है कि वाकई के वक्त ना वहां कोई सिक्योरिटी एहलकार था, ना मेडिकल टीम और ना ही कोई पेशगी हिफाजती बंदोबस्त। क्या ये महज इत्तेफाक था या सोची समझी मनसूबाबंदी? लेकिन मोदी सरकार दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक महाज खोल रही है। पाकिस्तान में भी नाजरीन भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर हंगामी कानूनी और आईनी मुशावरत जारी है, जबकि इस हवाले से इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल भी कर लिया गया। नोटिस में भारत से सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान से राब्ते किए हैं। चाइना, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई ने अमन के लिए मिलकर कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चाइनीज़ सफ़ीर के माबेन मुलाकात में जनूबी एशिया में इस्तेहकाम की हिमायत का इयादा किया गया है, जबकि नायब अमरीकी सदर जेडी वांस ने कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्दअमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहम्मुल की पॉलिसी अपनाते हुए हम देख रहे हैं कि वो अपनाए हुए, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है पर बात करते हैं। मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमाद रोहेला साहब लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी मैं राशिद साहब आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। आपने देखा कि इस वक्त क्या सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ के मुसलमानों पर भी ज़मीन तंग कर दी गई है, कशीदगी को बढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन मैं कल देख रही थी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उनका एक इंटरव्यू में ये कहना है कि तसादुम का इम्कान कम हुआ है लेकिन बौखलाहट अब भी है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी एक CNN को इंटरव्यू में उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि इम्कान है जंग का या नहीं है, तो वो कह रहे हैं इम्कान अब भी मौजूद है। आप किस हद तक देख रहे हैं कि अब जो है वो इम्कानात हैं? क्योंकि दूसरी जानिब बौखलाहट भी हम वाकई देख रहे हैं। 9 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जो एक मिलिट्री एक्शन की जो बार बार थ्रेट की जा रही थी वो अभी तक हुआ नहीं है। क्या वहाँ पर सिचुएशन इस लायक नहीं है कि यहाँ पर कुछ किया जा सके? और उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है राफेल तैयारों के साथ जो कुछ हुआ, जब वो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से मामलात हुए और वहाँ से उनको भागना पड़ा। क्या ऐसा ही है, कुछ कैलकुलेशन की जा रही है वहाँ पर? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, खतरा अभी तक टला नहीं है। हमें बालाकोट की एग्जाम्पल को जहन में रखना चाहिए। उस वक्त देखिए एग्जैक्टली 11 दिनों के बाद उन्होंने हमला किया था, तो अभी ये 22 को हुआ है, तो अभी तो उतने दिन भी नहीं हुए, तो उसको हमें अपना लोअर नहीं करनी चाहिए गार्ड। तो शॉर्ट आंसर टू यू इज कि खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कोई रैशनल चॉइस थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि रैशनल एक्टर नहीं है, ये एक इर्रेशनल हिंदुत्व ड्रिवन आइडियोलॉजिकल और इलेक्टोरल गेन्स अचीव करने वाला वो हमारे सामने एक दुश्मन है। और आप भारत को इस वक्त देखेंगे तो वो इनएक्शन और एस्केलेशन के बैन दरमियान में कहीं फंसा हुआ है और उसकी इस वक्त हालत बड़ी अनसेवरी है, बिकॉज उसने एक हाइप अप करके अपने मीडिया को फीवर पिच पे लगा दिया था। अब मीडिया भी उनसे पूछ रहा है, उनकी अफवाज के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, जो पाकिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं पंजाब के ख़ास तौर पे, वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप हमें किस किस्म की जंग में झोंक रहे हैं और किस मकसद के लिए झोंक रहे हैं, और आप अपनी सिक्योरिटी उसके लैब्स उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे।
और जो पाकिस्तान पैगाम दे रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्यों नहीं करवा रहे। तो अब ये पूरे तनाज़ुर को हमें देखना है, जिसमें भारत के 3 मेजर मकासद हैं जो जहन में रहने चाहिए। पहला ये था कि सिंध ताश माहदे से निकलना, वो स्मोक स्क्रीन का फ़ायदा उठा के वहाँ से फरार की राह अख्तियार कर चुका है। दूसरा मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक नट क्रैकर, जो क्लासिक मिलिट्री पार्लेंस में 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन पे लगाएं, और ईस्टर्न फ्रंट को गर्म करके वेस्टर्न फ्रंट पे जो अपनी प्रॉक्सीज हैं BLA और TTP, उनसे पाकिस्तान को ब्लीड करे और हमारी जो इक्तसादी राहदारी है उसको डिस्टेबलाइज करे। तीसरा मेन मकसद ये था कि कश्मीरियों को उनकी शिनाख्त से महरूम करना, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना और कश्मीर में डेमोग्राफिक्स को तब्दील करना। आपने देखा है कि पहलगाम के 2-3 दिन बाद ही 50 से ज़्यादा घर मिसमार हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज लीजेस कैंसिल हो चुकी हैं, 2000 से ज़्यादा कश्मीरी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब कोशिश उनकी ये है कि नॉन सब्जेक्ट इंडियंस को यहाँ ला के बसाया जाए, आबादी का तनासब तब्दील किया जाए, दुनिया को यह तासर दिया जाए कि कश्मीर अब भारत के कंप्लीट नरगे में। तो ये वो मकासद थे जिसके तहत ये उन्होंने सारा ड्रामा रचाया, और वो मकासद कुछ पार्शली उनके पूरे हुए हैं, कुछ पे उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। और दुनिया में एक नैरेटिव फटीग आ गई है भारत की, बिकॉज दुनिया कहती है एविडेंस दें। कल वो डैन मार्की का करण थापर के साथ मैं सुन रहा था, तो वो डैन मार्की जैसा स्कॉलर जो प्रो पाकिस्तान भारतोर नहीं है, उसने भी कहा कि देखिए हम कंडेम उस सूरत में पाकिस्तान को करेंगे अगर कोई उसका एविडेंस होगा। तो एविडेंस तो वो देने से कासिर हैं। और अगर एविडेंस तो वो प्रोड्यूस अभी तक नहीं कर पा रहे। जो 100 आलमी मिशंस को भी हमने देखा कि गैर मुल्की मिशंस को सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर इन्होंने ब्रीफिंग भी दी है। बताने का मकसद यही था कि अभी तक हम सबूत नहीं फराहम कर पा रहे, लेकिन ये सिचुएशन हुई है पुलवामा जो अभी जो अटैक हुआ है उसके हवाले से, पहलगाम अटैक के हवाले से। तो आप समझते हैं कि विदाउट एविडेंस ये किसी भी किस्म का मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है अब उसको ये पता है कि पाकिस्तान का कन्वेंशनल दिफा तो तकरीबन इम्प्रेग्नेबल है, उसमें हमने तमाम सेफ गार्ड्स लिए हुए हैं। तो वहाँ उनको रास्ता कोई सुझाई नहीं दे रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर वो 2 पोस्टें लेंगे तो क्विड प्रो को में हम दूसरी पोस्ट ले लेंगे। अगर कोई शैलो टेरिटोरियल गेन करेंगे तो वो उससे अपनी उसी टेरिटरी से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करके अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई इनग्रेस करना चाहें, तो हमारा न्यू वॉर फाइटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो अर्ली एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व, फॉरवर्ड लीनिंग और इंटीग्रेटेड एयर लैंड वॉरफेयर पे बेस करता है, वो उनको बखूबी मालूम है कि उसका तोड़ हमारे पास मौजूद है और वो कोई खातिर खा गेन नहीं अचीव करेंगे, चाहे कितना भी वो उनका मीडिया इस वक्त हाइप अप हुआ हो। रह गया बाकी उसके बाद मामला जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस डोमेन में, तो वहाँ भी पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर डेटरेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो वो तो भारत उस तरफ जाने का मेरा ख्याल है उसको सोचना भी नहीं चाहिए। तो इन 2 ऑप्शंस खारिज करने के बाद एक तीसरी खतरनाक ऑप्शन रह जाती है। वो उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में सबलिमिनल एक थॉट है कि वो इसकी तरफ जा रहे हैं और हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो ये है कि इसका जवाब वो एक कोवर्ट एक्शन की सूरत में दें, क्योंकि अजीत दोवल साहब की स्ट्रेटजी तो ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स वाजे है, और अब वो ये चाहेंगे कि उस किस्म का कोई ड्रामा इधर भी करें, कोई ऐसा दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पाकिस्तान में क्रिएट करें और फर्दर पाकिस्तान को इंतशार से दो चार करें। इसके लिए हमें मुतहर्रिक और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा मीडिया जो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि हमारे जवान जो LOC पे तो बैठे ही बैठेंगे, हमारे एंकर वगैरह भी जिहाद कर रहे हैं और ये 65 की उन्होंने याद ताज़ा कर दी है। बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे कम से कम सैनिटी प्रिवेल कर रही है। वहाँ पर तो हमने देखा कि उनके जो जंगी जुनून में मुब्तला उनका एक मीडिया है, वो रोजाना ही वहाँ पर एक महाभारत छेड़कर बैठा होता है, लेकिन निकलता उसमें से कुछ भी नहीं है। शाह साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, ये जो अमेरिका के नायब सदर DJ वांस का बयान है, इसको आप किस तरह से ब्रेकआउट करेंगे और किस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये जरा समझाइएगा। वो कह रहे हैं हमें उम्मीद है कि इंडिया इस दहशतगर्द हमले का जवाब इस तरह से देगा जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि अमेरिका की जानिब से ये बयान आना, एक जानिब हम देख रहे हैं कि UN ऑफिस जो है वो ऑफर कर रहा है कि जी हम डीएस्केलेशन के लिए अपना किरदार निभा सकते हैं, हमें आने दें। अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आया और मिलिट्री एक्शन या किसी भी किस्म के एक्शन की जानिब क्यों पॉइंट आउट किया गया? बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा टेक्निकली बता दिया कि जंगी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और इंडिया क्या कुछ कर सकता है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा।
मेरे ख्याल में डी वेंस साहब का जो स्टेटमेंट है, मुझे उससे यही नजर आता है कि इस वक्त हिंदुस्तान एक कहते रहे कि शेखी मारने के बाद उसे समझ नहीं पड़ रही कि वो इसको इस तमाम सिचुएशन से कैसे निकले। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनका ये ख्याल था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद वो ऑल आउट स्टैंड करेगी। अमेरिकी नायब सदर वेंस साहब उस वक्त अपनी जो भारतीय नजाद एहलिया है उनके साथ हिंदुस्तान में थे, वो एक्सपेक्टेशन थी। मोदी साहब जो है उन्होंने रश बैक किया सऊदी अरब से, और मैं बार बार एक चीज़ कर रहा हूँ कि सऊदी अरब का उनका बार बार जो विजिट है वो भी काफ़ी मानी खेज है, और इसे इंडियन मीडिया ने भी उठाया, उस पर भी सवाल उठाने चाहिए कि आया वो क्या लेने गए थे। दूसरा देखिए, वहां से वापस आने के बाद उन्होंने फौरन मीडिया को फेस करने की बजाय, मामला देखने के बजाय वो चले गए बाहर में अपने इलेक्शन रैली को जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में अगर हिंदुस्तान बहुत बड़ा भी कुछ करेगा तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पोस्टों के ऊपर फायर हो सकता है, पोस्टों को फिजिकली ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, तो उसमें जाहिर बात है रिस्पॉन्स आएगा। और कारगिल में हमने देखा, बेशक वो बूस्ट अप करते रहे कि कारगिल में क्या हुआ, लेकिन फिजिकली देखें अब भी पाकिस्तानी फौज ऐसी पोजीशन में है कि वहाँ उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब ले दे के हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो फ्रंट खोला जा रहा था, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। तमाम कौम जो कि किसी भी सूरत में बड़ी हद तक डिवाइडेड और पोलराइज थी, सियासी जमातें पोलराइज थी, मोदी साहब के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से आपने देखा कि तमाम कौम इकट्ठी है। आप वो कबायली इलाके देखें जहाँ पे लोग नाराज थे, 2-3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर कबायली बड़ी चीज़ है, वो कबायली जो वहाँ पे कबाइल बसते हैं दोनों अतराफ पाकिस्तान के बॉर्डर, अफगान बॉर्डर के साथ, उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि वो किसी सूरत में भी इस बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न बॉर्डर से प्लानिंग थी हिंदुस्तान की कि एक प्रॉक्सी वॉर वहां से शुरू की जाए, और एक बड़ी कामयाबी आपने देखा शुमाली वजीरिस्तान में हुई, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हुए। मेरे ख्याल में इसको बड़ा रियलिस्टिकली देखना होगा। हम वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक नया महाज नहीं खोलना चाहते, और उसकी बड़ी वजह है कि अब हम रिकंसिलिएशन की तरफ चले गए हैं। अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से बेशक उनको इज्जत और एहतराम से रुखसत किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान जिस तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर पे 3 जंगें लड़ रहा था, देखिए एक आपके खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर थी, दहशतगर्दों को भेजना, BLA, BRA, और इसके अलावा बाकी ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जिनको असला फराम करना, लॉजिस्टिक फराम करना, पैसा फराम करना, ये हिंदुस्तान की रॉ का एक पहला जो है वो प्रायोरिटी थी। दूसरा देखिए वाटर वॉर आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दरियाए कुनड़ और दरियाए काबुल के ऊपर जिस तरीके से डैम्स को फंडिंग का वादा किया जा रहा था, शायद वो यही समझते रहे कि वो $2-3 बिलियन दे देंगे अफगान या काबुल गवर्नमेंट को, और ये करजई और अशरफ गनी की हुकूमत से लेके अब तक तालिबान को भी उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, जो कि कामयाब नहीं हुए। तीसरी जो बड़ी चीज थी हाइब्रिड वॉरफेयर जो थी, मीडिया वॉरफेयर, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उसमें भी हिंदुस्तान के वो हॉस्टाइल अकाउंट जो कि इस वक्त अफगानियों के नाम पे थे, जो कश्मीरियों के नाम पे थे, जो मुसलमानों के नाम पे बनाए गए थे, वो फ्रंट भी जो है वो हिंदुस्तान हार रहा है। आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए इस वक्त जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, कश्मीरियों के घर बसमार किए जा रहे हैं, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। आपने एक इंटरव्यू भी चलाया, इसके अलावा सैकड़ों और ऐसे लोग हैं जिन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है। अगर आप इसको देखें तो बड़ी मुमासलत है जो कुछ फलस्तीन के अंदर हुआ, जो कि सेहूनी लॉबी वहां पे करती रही, और नेतन्याहू और मोदी का जो गठजोड़ है वो बड़ा करीबी है। और कुछ इत्तलात ऐसी भी थी कि शायद इसराइली मदद भी ली गई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को मजालिम ढाने के लिए। तो बड़ा टेक्टफुली हमने देखा होगा। देखिए खतरा मैं ये नहीं समझता कि खत्म हुआ है। हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल या ऐसे जो मदाफाती इलाके हैं उसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि शायद कोई बहुत बड़ी इन्वेजन ये हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से लाहौर के थ्रू करेगा, सियालकोट के थ्रू करेगा। इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। और बेशक आप ये आखिरी चीज जो मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक पावर अपने आप को समझता है, 1.5 अरब की आबादी है, लेकिन उसकी फौज के अंदर वो मोराल नहीं है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अंदर है। मैं कोई इसमें शायद लगी लिपटी बात भी नहीं कर रहा। और खास तौर पर मोदी और जो पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके बाद तमाम कौम इकट्ठी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक मेरे ख्याल में तोहफा, ये एक अच्छा मैसेज है, बिल्कुल सही। और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसको वो काउंटर कैसे करें, क्योंकि उनको लग रहा था कि पोलराइजेशन का शिकार है शायद, तो हम शायद इस तरह से मामला का फायदा उठाएंगे, या फिर उनको लगा था कि इकोनॉमी जो है वो शायद टर्मोइल का शिकार है, लेकिन मिसकैलकुलेशन हुई है इस बार भी। हमाद साहब आपकी जानिब आ रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके बाद BBC की ये रिपोर्ट, सारी जो इंटरनेशनल हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तानी मीडिया को असाइड कर देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जब वहाँ पे जो कुछ पहलगाम में हुआ, ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी एहलकार था, ना मेडिकल टीम थी, ना ही कोई पेश की हिफाजती बंदोबस्त था, और
5 मिनट में वहाँ पर रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हो जाती है। हालांकि जो वहाँ से जो हम देख रहे हैं कि थाने का जो सारा डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो सब लोग वहाँ पर उंगलियाँ रेज कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं इन सारे मामलात को। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं वो उसी मामले पे खड़ी हुई है और ऑफर पे नहीं आ रही। जो हमने कहा है कि न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब वो करवा ली जाती है, उस पर बाकी ममालिक भी इसी पेज पर हैं कि न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब करवा ली जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान ने नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है और साथ ही साथ इस नोटिस में जो एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब आप किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को? क्या जवाब पेश किया जाएगा इंडिया की जानिब से इस पर? देखिए, जवाब तो कभी इंडिया की जानिब से पहले भी पेश नहीं किया गया। हमारी तारीख ऐसी है कि हम दायरों में घूम रहे हैं। कभी शायद इंडिया आगे होता होगा, कभी हम आगे होते होंगे। कोई ना कोई वाकया ऐसा हो जाता है कि हम उसकी गूंज सुनाई देती रहती है, आने वाली दिहाइयों तक उसकी गूंज सुनाई देती रहती है। इस वक्त भी आप किसी डिप्लोमेटिक सर्कल में जाएं, सिविल सोसाइटी से इंटरेक्ट करें, मीडिया लगा लें, हम इसी वाकये को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से भारत की साइड पे भी इसी वाकये को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अभी तक हल नहीं इसका नजर आ रहा। हमें अपने मामलों का, हमें मसलों का हल नहीं नजर आ रहा। अगर हम वाकई इसका हल देखना चाहते हैं हम दोनों तरफ से, तो हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि अपने आप को मुखालिफ फरीक की जगह रखकर देखें। हमें भारत से तो इसकी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन हमें ऐसी खैर से गाली दिखानी चाहिए। हमें वी शुड बी अ बिगर मैन। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या वाकई भारत अपने लगाए गए इल्जाम को सच समझता है, या भारत जानता है कि वो जो बात कर रहा है वो हकीकत पे मबनी नहीं है। इसका जायजा लेने के लिए मैं ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, 2019 2019 की बात कर लें, पुलवामा अटैक, तब भी कहा गया कि आप आ जाएं, एक इन्वेस्टिगेट कर देते हैं इस मामले को, उस पर भी नहीं आया गया। अब उसके बाद दोबारा ये वाला, तो एक रिकॉर्ड रहा है भारत का कि सिर्फ इल्जाम लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ना तो एविडेंस होता है और ना ही मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाता है, किसी भी ऑफर को कबूल नहीं किया जाता। उससे क्या समझा जाए? जी, मैं यही बता रहा हूं कि भारत के इक़दाम को देखने के लिए हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना पड़ेगा। हमें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि हम गैर जानिबदाराना बात करें, अपने आप को उनकी मुखालिफ फरीक की जगह रख के देखें, तो मैं भारत ही के आइन के मुताबिक बात करूंगा और मैं भारत ही के किए गए इक़दाम को सामने लाऊंगा कि उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, क्या वो जस्टिफाइड लगते हैं या नहीं लगते। ये जो हालिया वाकया 22 अप्रैल को हुआ है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि वाकया पूरी तरह से इसकी इतला शायद उन सोगवार लोगों तक नहीं पहुंची होगी। इस दिलखराश वाकये की इतला उन अजीज़ो कारत तक भी नहीं पहुंची होगी शायद पूरी तरीके से, कि उससे पहले ही ऐलान कर दिया जाता है कि इस तमाम मामले के पीछे पाकिस्तान है। नतीजतन पाकिस्तान इस ऐलान को मुस्तरद तो करता है, लेकिन साथ ही साथ एक ऑफर भी कर देता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इंक्वायरी करवा लीजिए। अब इस बात को समझिए कि जहां कोई स्टेट्स एक दूसरे पे इस लेवल पे एंगेज हो जाती हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत संजीदा मामला होता है। हमें रहनुमाई मिलती है इंटरनेशनल लॉ कमीशन की रिपोर्ट से। वहां उन्होंने कुछ आर्टिकल्स ड्राफ्ट किए हुए हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो कैसे एक दूसरे के बारे में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कवायद और जवाबित है जिनको सामने रखते हुए ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा। इसका आर्टिकल 2 अगर आप देखिए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई स्टेट अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो उसको इंटरनेशनल रॉन्ग तस्वुर किया जाएगा। इसी में अगले आर्टिकल में लिखा गया है कि उस इंटरनेशनल रॉन्ग को स्टेट के साथ अगर एट्रीब्यूट करना है तो उसके सबूत होना चाहिए कि या तो वो रॉन्ग उस स्टेट के ऑफिशियल ने किया है या उस स्टेट ऑफिशियल के कहने पे किया गया, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आपको साबित करनी पड़ेगी सबूतों के थ्रू। इसी चीज को आगे आप देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसी को सामने रखा है, इसी को डिस्कस किया है निकारागुआ वर्सेस यूएसए के केस के अंदर। बिल्कुल जी, निकारागुआ वर्सेस यूएसए उन्होंने इस स्टैंडर्ड को बताया है कि जब आपने एट्रीब्यूट करना है स्टेट को तो ये सबूत आपने सामने देने हैं। इस वक्त क्या सबूत आए हैं सामने? पहली बात तो ये कि सबूत आया ही नहीं। अगर सबूत आते तो क्या आ सकते थे? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती, कोई ऐसा सैटेलाइट डेटा हमें दिया जाता, कोई सर्वेलेंस रिकॉर्ड हमें दिया जाता, कोई ऐसी विजुअल इमेजेस दिए जाते, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाती जिसको हम वेरीफाई भी करवा सकते थर्ड पार्टी से। ऐसा कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ मीडिया रिपोर्टिंग को या पॉलिटिकल बयानिए को एविडेंस नहीं कहा जा सकता, सबूत नहीं कहा जा सकता। अब भारत ने सबूत तो दिए नहीं, इल्जामात लगा दिए और सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए, उसकी फर्दरेंस में एक्शंस भी ले लिए हैं हमारे डिप्लोमेट्स का। और उनके अपने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है मोदी सरकार की जानिब से। अभी तक कोई एविडेंस, वो भी बार बार पूछ रहे हैं, भारत के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि आप एविडेंस जनरेट कर लें, उसके बाद कुछ करें। जी, अगर आप इक़दामात ही देख लें तो कोई भी गैर जानिबदार भारतीय भी ये कहेगा कि ये खित्ते की अमन के खिलाफ है। सबसे पहली जो बात की गई है हमारे डिप्लोमेट्स कम करने के बारे में कहा जा रहा है, सोशल कल्चरल वीजा एंगेजमेंट खत्म करने के बारे में बात की जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी की आपने बात की, और जो
मिलिट्री को फ्री ऑपरेशनल हैंड दे दिया गया, ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी गई है। ये तमाम वो चीजें हैं कि कोई भारतीय भी या कोई भी गैर जानिबदार इसको देखेगा तो कहेगा ये खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाएगी। इसके बरक्स पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखिए, पाकिस्तान ने क्या कहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि पहले तो कोई लाताल्लुकी का इजहार किया है, फिर मजम्मत की है, अफसोस किया है, इसको दहशतगर्दी करार दिया है। और यहां तक ही नहीं, उन्होंने ऑफर भी कर रहे हैं, बारहा ऑफर कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी करा लीजिए क्योंकि आप गमगीन है, आपका नुकसान हुआ है, आपके लवाहिकीन को तसल्ली हो जाएगी, इंक्वायरी करवा लीजिए, चेक कर लें कि अगर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। लेकिन इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ऐसे ही आप बातें देखिए, यही रवैया जो है इन दोनों ममालिक के कवानीन आइन में भी नजर आता है। जैसे मैंने कहा कि आइन की भी बात करेंगे, इन्होंने आर्टिकल 370 के साथ जो किया, कश्मीरियों की हकूक के ऊपर डाका डाला, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के खिलाफ गए, उसके बाद हम आज तक आर्टिकल 257 को अपने आइन में बरकरार रखते हैं, सीने से लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि अगर कश्मीरी अपनी खुद मुख्तारी का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं, अपने आने वाले कल का फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। ये तो आइन के अंदर इनके मुतजाद हो गए, इनके अपने बयानात के अंदर भी बहुत से तजादात हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को देख लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी को देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक के साथ बैठते हैं, पहले एंगेज करते हैं, साइन करते हैं और बाद में कह देते हैं कि वर्ल्ड बैंक का रोल ही कोई नहीं है इसके अंदर, उसी को चैलेंज करते हैं। और वजह ये बताते हैं कि अब उस वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन मुख्तलिफ थी, आज हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन मुख्तलिफ है। तो यहां ये बताना होगा कि कानूनी तौर पे बैड बार्गेन इज नॉट अ डिफेंस। आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारे हालात बदल गए हैं तो हम अपने किए गए अहदो पैमान पूरे नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये जाते भी हैं उसी वर्ल्ड ट्रीटी के अंडर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन उसी के खिलाफ रिलक्टेंस भी शो कर देते हैं ताकि अगर कोई फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम बता सकें कि हम भाग सकें उससे, हम कह सकें कि ये हम पे लागू ही नहीं होता। ये जब आप भारतीय खुद इस चीज को देखेंगे, जब देखेंगे मणिपुर के वाकयात देखेंगे, मीडिया को जिस तरीके से चोक किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि पाकिस्तान का, और ये सिर्फ सामने ना मुसलमान या हिंदुओं का मामला नहीं है, अक़लियतों का मामला नहीं है। वहां पे हम देख रहे हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पे इनकी प्रोफेसर है सुमित्रा बोस साहिबा, इंडिया से उनका ताल्लुक है, हिंदू हैं, हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। वो ये कह रही हैं कि जी आप कश्मीर की बात कर रहे थे कि वहाँ पर अमन और जो मामूलात ज़िंदगी वो बहाल हो चुके हैं, लेकिन आपका अपना बयानिया बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है और इसके लिए आप जो हैं वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात डाल रहे हैं विदाउट एनी जो पॉसिबल जो हम देख रहे हैं एविडेंस, उसके बावजूद आप इस तरह के मामला करें, ये नहीं करना चाहिए। तो वो खुद वहाँ पर आप जो बात कर रहे थे कि जो थोड़ा सा भी सेन माइंड होगा वो क्वेश्चन रेज करेगा। थैंक यू सो मच हमाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ थे और इनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद दीगर गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे मज़ीद। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया इस वक्त बैठ के बेतुकी बातें कर रहा है। एविडेंस उनकी जानिब से अब पहलगाम अटैक के हवाले से कोई एविडेंस के ऊपर बात नहीं की जा रही। मैं उसको भी फॉलो करी थी इंडियन मीडिया को, और देखा ये जा रहा था कि जी उनके पास करने को कोई बात नहीं है, ना पुलवामा अटैक के हवाले से तब भी कहा गया था न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब का, अब भी कहा गया है, लेकिन इस ऑफर को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। लेकिन यही जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय जो मीडिया और भारतीय सरकार है, वो 9 दिन हो गए हैं, वो सिर्फ यही कही जा रहा है कि हम जो रिस्पांस देंगे उस पर पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। जज्बों से जंग नहीं लड़ी जाती, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आपके पास सिर्फ जज्बा है, हमारे पास वेपन्स हैं, हमने वेपन्स में जितना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के पास वो मामला नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, वैसे तो जहाँ पे भी सैनिटी प्रिवेल करती है वो जंगों की बात नहीं करते, इसको बुज़दिली नहीं कहा जाता, इसको ये कहा जाता है कि एक ज़ीरक फैसला यही हो सकता है कि आप अमन का रास्ता अपनाएं हमेशा। लेकिन जब हाँ कोई मिस एडवेंचर किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका फिर भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। जैसे कि 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जो मामला पेश आए, पाकिस्तान ने नपा तुला और भरपूर जवाब दिया, जिसमें बड़ी ही सुबकी और बड़ी शिकस्त और शर्मिंदगी का सामना रहा दुनिया भर में भारत को। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अभी जो मामलात हैं, सबसे पहले तो मैं देख रही थी कि हम अपने तौर पर अपना काम कर रहे हैं, जब कोई अटैक हुआ हमने कंडेम भी कर लिया, उसके बाद हमने जहाँ जहाँ बात करनी थी कि कोई एविडेंस आप प्रोवाइड कर दें वो भी नहीं किया गया। फिर हमने कहा न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब इन्वेस्टिगेट कर लेते इस मामले को, उस ऑफर पर भी नहीं आया जा रहा। अब भी हम उनके जो जंगी जुनून उन पर सवार है उससे दुनिया को आगाह करने के लिए मुख्तलिफ मुलाकातें और टेलीफोनिक जो सिफारती जितनी डिप्लोमेसी हमारे चैनल्स हैं वो ओपन है, हम उस तरह से बात भी कर रहे हैं, दुनिया भर से हमारे रवाबित भी जा रही हैं। UN के सेक्रेटरी जो जनरल हैं उनसे कल मुलाकात भी की है, आसिम इफ्तिखार साहब ने, मुस्तकिल मंदूब हैं,
वो भी उनको आगाह करें बारहा सिचुएशन के हवाले से। यूएन खुद भी ऑफर कर चुका है जी आए हम डी एस्केलेशन के लिए कोऑपरेट करते हैं दोनों ममालिक के साथ, लेकिन भारत कुछ नहीं सुन रहा। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने हाईलाइट की है कि एविडेंस की दिखाई जाए, और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अमेरिकन गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि एविडेंस जो है वो दिखाई जाए। ज़्यादा एविडेंस होगी, ज़्यादा पाकिस्तान के पास आपके साथ इंगेज करने की पोजीशन में आएंगे। अगर आप कोई एविडेंस नहीं दिखाते और आप सीधा सीधा आप कहते हैं कि हमला करना है आपने पाकिस्तान के ऊपर, तो ये तो एक वॉर मॉन्गरिंग है। ये तो आप पाकिस्तान के अंदर जितने दहशतगर्दी के हमले होते हैं आप बताएं, आप पाकिस्तान जाके के जी हमने दिल्ली पे अटैक करना है, तो कोई सेंसिबल मुल्क तो इसको, दुनिया तो इसको ऑन नहीं करतेगी। सो मुझे लगता है कि इंडिया को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि द वर्ल्ड इज़ आस्किंग फॉर प्रूफ्स, नॉट पाकिस्तान। चाइना भी यही कह रहा है, अमेरिका की स्टेटमेंट भी ये है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें और पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर काम करें। जब अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलकर काम करे और इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डायलॉग करें, डिस्कशन करें, टेबल पे बैठें, डी एस्केलेट करें, कम्युनिकेशन लाइंस खोलें, आप बात करें। आप तो इंडिया को बेसिकली ये चीज़ का गुस्सा ये है कि वो चाहता है कि सिर्फ 5-6 दुनिया के 2-4-5 मुल्क ये कहें कि जी पाकिस्तान ने गलती की है, पाकिस्तान जो है वो ये दहशतगर्दी करवाता है, और इंडिया को फ्रीडम है कि वो जब मर्जी पाकिस्तान पे हमला कर दे। लेकिन वैसे सर कतर कलामी की माजरत, ये अमरीकी सदर जो नायब सदर हैं डीजे वांस, उनका जो बयान है उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है। वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि इंडिया इस दहशतगर्द हमले का जवाब इस तरह से दे कि जिससे जो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी है वहां पर ये कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए, ब्रॉडर ना हो जाए। अब ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप एविडेंस दें, उसके बाद अगर प्रूव होता है तो फिर आप कुछ एक्शन लेने का सोचें? ये इसके हवाले से ये पढ़ा है, देखिए उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान को इंडिया से कोऑपरेट करना चाहिए, पहली बात। बिल्कुल। ये जो उनका जो बयान आया, पाकिस्तान तो रेडी है काम करने को, थर्ड पार्टी के साथ मिलके हम बिल्कुल काम करना चाहते हैं इस सिलसिले में, आए किसी मुल्क को लेके आए। दूसरी जो उन्होंने बात की कि इंडिया को जो रिस्पांस को इस अटैक को होना चाहिए, ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बेसिकली वो वार्न कर रहे हैं इंडिया को, वो कह रहे हैं कि देख लेना बाद में आपसे बात निकल ना जाए आपके। वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको सपोर्ट उस तरह कर रहे हैं। देखिए इस वक्त कल की बात आप देखें ना कि कल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने फोन किया है दोबारा पीट हेगसेथ को, उनके डिफेंस सेक्रेटरी को, और बड़ी कंप्लेन की है कि आपकी बड़ी नरम स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं। तो ये चीज हो गया। दूसरा जेडी वैंस ने ये भी कहा है कि वी आर इन टच विद फ्रेंड्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये अल्फाज तो उनको अच्छे नहीं लगते कि फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के, तो हमारे साथ एक अलग ताल्लुक होना चाहिए। अमेरिका वो फ्रीडम नहीं दे रहा उनको। अमेरिका वो अगर फ्रीडम दे तो अब तक वो शायद बहुत कुछ प्लान कर चुके होते। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये चीज़ इस तरह नज़र आती है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है और किस तरह चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान इज़ रेडी दिस टाइम, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं देंगे, देयर विल बी ए नॉच्ड अप रिस्पॉन्स। बिल्कुल ठीक है। और ये भी कहा गया कि आखिरी ऑप्शन फिर होगा हमारा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। ये भी कहिएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उनके जो साबिक हम देख रहे हैं सरबरा अमरजीत सिंह दौलत, उनका भी स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी यही कह रहे हैं कि ये आपकी अपनी सिक्योरिटी लैब्स है, फेलियर है, और अब इसको आप पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनको ये लगता है, उनका ये तज्जिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग नहीं हो रही, इसका कोई इम्कान नहीं है, मामला बातचीत से हल हो जाएंगे। देखिए भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि आप ये एस्केलेशन ना करें और ये आप गलत करने जा रहे हैं। ये एक नहीं, मल्टीपल जगहों से आवाज़ें आ रही हैं, पॉलिटिकली भी आवाज़ें आ रही हैं, उनके फ़ौज के लोग वो ये बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग ये बातें कर रहे हैं। सो ये इंडिया को ये टेंशन तो है कि इंटरनल सपोर्ट नहीं आ रही जिस तरह की वो चाहते हैं। वो सारी की सारी फैब्रिकेटेड, आर्टिफिशियल, कोरियोग्राफ्ड सपोर्ट है। दूसरी तरफ अगर आप आए तो ये जो आप बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट कि आप किसी भी दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट है उसके पास चले जाएं और उससे पूछें कि ये इंडिया ने क्या किया है ये जो इंडस वाटर ट्रीटी में। मेरा ख्याल है इंडिया ये चाहेगा कि पाकिस्तान कोर्ट में जाए, इंडिया को भी वहाँ तलब किया जाए, वहाँ पे इंडिया जो है अपने लॉजिक दे, बाद में वहाँ पे जो कोर्ट है वो ये कहे कि आप बैठ के निगोशिएट करें, फिर निगोशिएशन में हम एक इंडस वाटर ट्रीटी 2 के नाम से कोई चीज़ जो है वो सामने लेके आए। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे वांट। सो लेट्स सी कि ये चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं। वो बेसिकली बैटल लड़ना चाहते हैं उधर कोर्ट के अंदर, एंड देन दे वांट कि यहाँ से चीज़ें मूव करें।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत सारी वहाँ पर इंडिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं जो कि इस पर क्वेश्चन रेज करी हैं कि पहलगाम अटैक हुआ है या नहीं हुआ, या क्या आगे मामला होंगे, एविडेंस क्या है पाकिस्तान से अगर लिंक किया जा रहा है। इसी पर हमें डॉक्टर हमें ज्वाइन कर लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद खान साहब ने। थैंक यू सो मच जमील साहब। सर, आप कैसे देख रहे हैं ये रायता इंडिया ने फैला दी है? मैं देख रही थी कि उनके अपने ही लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि मोदी ने इतना पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया एक बना दिया, उनके ही वो सियासी कैदी हो चुके हैं, अब उनके पास रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि 9 दिन में वो ये सोच रहे हैं कि एविडेंस तो हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर सके, और इंटरनेशनली जैसे सपोर्ट आनी चाहिए थी वो भी सपोर्ट नहीं आ रही, बल्कि लोग वही कह रहे हैं कि आप आके डीएस्केलेशन वाला रास्ता अपनाया जाए, या फिर आप जो सबूत हैं वो दिखाए जाए और उस पर बात की जाए। अब आप क्या समझते हैं कि विदाउट ठोस शवाहिद इंडिया कोई जंग में जा सकता है, और अगर जाता है उसके रेपरकशंस किस हद तक होंगे, क्या देख रहे हैं आप, और किस हद तक मिलिट्री एक्शन इंडिया दिखा सकता है? मोदी हैज बिकम द स्लेव ऑफ इट्स ओन सर्कमस्टांसेस। जो उन्होंने अपने रेडिकल फॉलोअर्स को, खास तौर पर जो बीजेपी के मानने वाले और खास तौर पर वो जो हिंदुत्व और आरएसएस के माइंडसेट के लोग हैं, उनको इतना चार्ज कर दिया है कि अब मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को वापस उधर से हटना मुश्किल हो रहा है। रहा सवाल एविडेंस का, एविडेंस अभी तक पेश नहीं की गई है, लेकिन कोई भी तवक्कुह की जा सकती है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कंकॉक्टेड एविडेंस की कोशिश कर रहे होंगे, यकीनन जैसे पहले करते रहे हैं, 19 में किया, 16 में किया, उससे पहले किया, तो ऐसा कर सकते हैं। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो दुनिया अक़वाम है जिसके सामने हमने तमाम चीज़ें बिल्कुल एक कुदरती अंदाज में और एक इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के अंदाज में पेश किया है हमने, और वो पेश किस तरह किया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो नुकात हमने बयानिया में जारी किए हैं वो पूरी दुनिया के लिए थे। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमने जो बात की है वो इंटरनेशनल क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसमें बात की है। मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी की हमने बात की है कि वो एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, या बेंच में नहीं लाया जा सकता है, या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा करने की कोशिश की, गो कि उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा करने का, लेकिन जिस स्टेज पर भी ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने मुतनब्बह कर दिया है कि दैट वुड कैंट अमाउंट टू द एक्ट ऑफ वॉर, और राइटली सो। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि आप दूसरे फरीक को जानी माली नुकसान पहुंचाएं, तो पानी से ज्यादा और क्या हो सकता है, कोई बम से ही तो नहीं। चाइना भी इनकी जानिब बहने वाला जो पानी है वो भी बंद कर सकता है, ये रेपरकशंस भी होंगे। जी हाँ, वो तो चाइना जाहिर है हमारा दोस्त है, वो सोचेगा उस वक्त, लेकिन चाइना इस वक्त कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक से वो बात कर रहा है कि डीएस्केलेट कर दें, और पाकिस्तान को कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ये चाइना ही था जिसने कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2.5 रोज कबल 3 रोज कबल सिक्योरिटी काउंसिल से जो पास हुआ है स्टेटमेंट, उसमें चाइना ही था जिसने कि पाकिस्तान पे जो हर्जा सराई करने की कोशिश की गई, या पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, उन अल्फाज को और उन जुमलों को चेंज करवाया चाइना ने। ये चाइना ही था। जाहिर है चाइना हमारा दोस्त है, हमारे साथ खड़ा है। बिल्कुल वो अपर राइपेरियन है इंडिया के लिए, और अपर राइपेरियन 30% पानी अब वो इंडिया का कंट्रोल करता है, और वो जाहिर है वो इसमें कुछ ना कुछ रोल। लेकिन हम तो इंटरनेशनल कानून की बात कर रहे हैं जिसमें अपर राइपेरियन का कोई फुल अख्तियार नहीं है कि लोअर राइपेरियन का पानी रोक ले। इसमें हेलेंस्की लॉ है, इसमें यूनाइटेड नेशंस वाटर कोर्सेज लॉ है, इसमें सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें कोई ऐसी क्लॉज नहीं है। लेकिन मैं बात चाह रहा हूँ करने की कि जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सफारती आदाब और असनात हैं उसके मुताबिक उसमें पाकिस्तान ने इस दफ़ा काफ़ी बेहतर, मेच्योर, कैलिब्रेटेड अपने बयानात दिए हैं। आप देख लें कि उसका नतीजा क्या निकला। आज का बयान है सिक्योरिटी काउंसिल के सदर का कि हम ये बहुत चीज़ें स्टेक पर हैं, बहुत चीज़ें दाव पर लगी हुई हैं, हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हंगामी इजलास बुलाएंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मतलब ये हुआ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 7 के मुताबिक कोई स्टेचर इंडिया के खिलाफ भी पास कर सकते हैं, और वो चाहेंगे कि ये 2 न्यूक्लियर आर्म अपने पड़ोसी जो हैं
वो कहीं ऐसा ना हो कि उस नहज पे पहुंच जाएं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। हम तो नहीं चाहते, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए और दुनिया के लिए ये बहुत जहर कातिल होगा कि अगर ये कोई एक्सीडेंटली कोई न्यूक्लियर की फ्लैश पॉइंट आ जाए तो 1.5 अरब इंसान उस साइड पर हैं, 24-25 करोड़ इंसान इस साइड पर हैं, तो आप खित्ते को किस तरह से झोंक सकते हैं? जो कि फैल सकते हैं इंसान, बिल्कुल ऐसे ये पूरे खित्ते के इंसान और पूरी दुनिया, वो दुनिया इफेक्ट हो जाएगी इससे। मौसम तब्दील हो जाएगा, वबाएं फैल जाएंगी, खुराक खत्म हो जाएगी। तो ये दुनिया के लिए बड़ी डेंजरस बात है, इसीलिए दुनिया तशवीश में है। दुनिया इस मामले में काफ़ी फिक्रमंद है और वो नहीं चाहेगी कि ये दो फरीक, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया की हरदर्मी की वजह से कोई ऐसी नौबत आ जाए। पाकिस्तान तो बड़े ही नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, सैनिटी शुड बी गिवन रूम। यहाँ पर सोच समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप ऐसे बैठ के फैसले अपने सियासी बयानिए बनाकर उन पर फैसले नहीं कर सकते। हमें सोचना होगा। और जिस तरह से इंडियन मीडिया जो है जो अपना किरदार निभा रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया अपना बड़ा ही हम देख रहे हैं कि समझदार तरीके से मामला को आगे लेकर चल रहा है, बड़े ही संजीदा किरदार निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील साहब, बड़ा आपने पेश किया। नाज़रीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया या इंडियन जो सरकार है जिससे इन्फ्लुएंस है, उनका क्या हाल हो रहा है, इजराइल की मैं बात करने जा रही हूँ, वो आपके सामने रखते हैं प्रोग्राम के आखिर में। निहत्ते फ़लस्तीनियों को गोला बारूद से जलाने वाला इजराइल आज नाजरीन खुद आग के अज़ाब में मुब्तला है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब जंगलात में भड़कने वाली आग दिहाई की सबसे बड़ी आग करार दी जा रही है, जिससे लग यूं रहा है कि गोया जालिम को खुद अपने जुल्म का मजा चखना पड़ गया। सैकड़ों एकड़ रकबे को आग के शोले जलाकर राख कर चुके हैं और मजीद भड़कते जा रहे हैं। 23 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी हुए हैं। बैतुल मुक़द्दस और तेल अवीव को जोड़ने वाली मरकजी शाहराह बंद कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की 111 टीमें और 11 तैयारे आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन ये मजीद फैलती जा रही है। इजरायली हुकूमत ने बेबसी का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से राब्ते शुरू कर दिए हैं कि वो आग बुझाने में उसकी मदद करे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया सार्फिन इसे कुदरत का बदला करार दे रहे हैं कि यही शोले हैं जो इजरायली हाथों ने गजा और रफा में लगाए। आज वही शोले इजराइल की सरजमीन को जला रहे हैं, लेकिन आसमान की तरफ उठे मजलूमों के हाथ अब भी बेचैन हैं। दुआ कर रहे हैं कि ये आग जालिमों और जुल्म के महलों को भस्म कर दे, जिन्होंने उनके प्यारे छीन लिए, घर तबाह बर्बाद कर दिए। क्या ये महज इत्तेफाक या कुदरत का अजाब है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।